गीता और शिराजी दोनों आज मीरान शाह जा रहे थे। शिराजी की ख्वाहिश पर उसने अपने कैमरामैन को इस्लामाबाद में रुकने के लिए कहा था। वो तो उसे साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन शिराजी ने, जो बज़ाहिर बेहद मोहतात दिखाई दे रहा था, गीता को मना कर दिया था। मुझसे अच्छा कैमरामैन नहीं वो, और मिस गीता, मैं किसी तरह का भी खतरा कम से कम आपके रिस्क पर मोल नहीं ले सकता। आप उन लोगों को नहीं जानती। वो सबसे पहले इस बात का शक करेंगे कि हमारे साथ जरूर कोई एजेंसी का आदमी है, और बहुत देर लग जाएगी हमें ये साबित करने में कि वो गलत सोच रहे हैं, उसने कहा। और गीता पाठक ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। वो तो अब शिराजी पर आंखें बंद करके एतबार करने लगी थी। अगर शिराजी उसे कहता कि वो कुएं में छलांग लगा दे तो वो भी शायद किसी हिचकिचाहट का मुजाहिरा न करती। शिराजी ने जबरदस्ती उसे कैमरे से 3-4 मिनट की एक रिकॉर्डिंग करके दिखाई थी, जिसका रिजल्ट देखकर गीता पाठक ही नहीं, उसके साथ मौजूद मकामी कैमरामैन भी अश अश कर उठा था। तुम तो बिल्कुल प्रोफेशनल लगते हो, गीता ने उसे तहसीन आमेज नजरों से देखकर कहा। जरा नवाजी है आपकी मोहतरमा, उसने कोर्निश बजा लाते हुए कहा तो गीता खिलखिला कर हंस दी। दोनों डेरा इस्माइल खान तक शिराजी की गाड़ी में ही आए थे। शिराजी उसे तमाम रास्ते हंसाता हुआ लाया था। उसने गीता पाठक को ये एहसास दिलाया था कि वो उसके साथ जिंदगी का भरपूर और कभी ना भुलाया जाने वाला सफर कर रही है, और गीता पाठक ने इस सच्चाई को दिल से कबूल कर लिया था। एक होशियार सहाफी और एजेंट होते हुए भी उसने शिराजी के सामने सुपर डाल दी थी। उसकी जिंदगी में ऐसा मुकम्मल और जानदार मर्द पहले कभी नहीं आया था, और अपनी दानिश में उसने तहिया कर लिया था कि अब शिराजी को दिनेश शर्मा वाला मकाम देकर रहेगी, खा उसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े। शिराजी उसके हवास पर सवार था, उसके दिलो दिमाग पर काबिज था, और अपनी कॉलेज लाइफ के बाद शायद जिंदगी में पहली मर्तबा उसने उस तल्ख हकीकत को मालूम कर लिया था कि वो शिराजी की मोहब्बत की असीर हो चुकी है। ये अलग बात कि शिराजी पर उसे मामूली असरात दिखाई नहीं देते थे। गीता पाठक को उसके किरदार ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया था। वो उसकी जिंदगी का शायद ऐसा पहला इंसान था जिसने गीता पाठक की तरफ से मुतअद्दिद भरपूर मौके मिलने के बावजूद उसके जिस्म को छुआ तक नहीं था। हालांकि गीता जानती थी कि वो उसे पसंद करता है। रात का खाना उन्होंने शिराजी के एक वाकिफकार के यहाँ खाया था। आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन हमें बाकी सफर रात को ही पूरा करना है, शिराजी ने उसे कहा। गीता के लिए इससे बढ़कर और क्या अहम बात हो सकती थी। रात 1 पहर ढल चुकी थी जब उन्होंने उससे आगे मीरान शाह की तरफ सफर का आगाज किया। उसने गीता पाठक को जैकेट पहनाकर बिल्कुल मर्द की शक्ल दे दी थी, क्योंकि उसकी कटिंग मर्दाना थी। दोनों एक जीप में सफर कर रहे थे जिसे कोई तीसरा शख्स चला रहा था, जो गीता को उस वक्त कबाब में हड्डी दिखाई दे रहा था। उसका बस चलता तो उसे उठाकर बाहर फेंक देती, इसकी क्या जरूरत थी, उसने बिलाखिर शिराजी से कहा। शिराजी ने कहा, मुझे आगे के रास्ते का इल्म नहीं, ये हमारी एजेंसी नहीं, यहाँ हम एक दोस्त की मार्फत जा रहे हैं, और ये कोई आम ड्राइवर नहीं, बड़ा मशहूर तालिबान लीडर है, उसने गीता को अंग्रेजी में ही समझाया। ड्राइवर ने जब तालिबान लफ्ज पर अचानक गर्दन मोड़कर उनकी तरफ देखा तो गीता कुछ घबरा गई। शिराजी ने उससे पश्तो में कहा और फिर गीता से मुखातिब हुआ, मैंने इसे कहा है कि जर्नलिस्ट तालिबान को बहुत पसंद करते हैं और तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। गीता ने मुतमईन होकर लंबा सांस लिया। एक बात कहूँ शिराजी, उसने अचानक ही चलते चलते शिराजी को मुखातिब किया। हाँ, शिराजी ने खुमार आलूद लहजे में उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। तुम वो हरगिज नहीं जो बज़ाहिर दिखाई देते हो। उसकी बात ने शिराजी को चौंका कर रख दिया, लेकिन वो दूसरे ही लम्हे नॉर्मल हो गया। हाँ मिस गीता, कभी कभी हम अंदाजे की गलती का शिकार हो जाते हैं, उसने बात मजाक में टालते हुए कहा। सिगरेट मिल जाएगी, गीता ने अचानक से कहा। मेरे पास है, आपने जो सिगरेटों की डिब्बियां तैयार की थी वो सारी मौजूद है, लेकिन बहुत माफी चाहते हुए अर्ज कर रहा हूँ कि यहाँ शायद चर्स नोशी मुनासिब न हो, कम से कम इनके सामने तो, उसने गीता को एहसास दिलाया। शिराजी जानता था कि एक के बाद वो दूसरा और फिर मुसलसल सिगरेट पीती रहेगी, और आखिर में उसने जो हरकत करनी है वो शायद इस माहौल में उसके लिए सेहतमंद साबित ना हो। ओके, गीता ने कंधे उचकाए। बुरा मत मानिए मिस गीता, शिराजी ने माजरत की। अरे नहीं भाई, मजबूरी है, चलो वापसी पर सही, उसने शिराजी के जानों पर हाथ मारते हुए कहा, और शिराजी को मजबूरन अपने दांतों की नुमाइश करनी पड़ी। उन्हें मुसलसल सफर करते करीबन 2.5 घंटे हो चुके थे। इस दौरान जीप कच्चे कच्चे टेढ़े मेढ़े पहाड़ी और मैदानी रास्तों पर बर्क रफ्तारी से भागती चली जा रही थी। बिलाखिर एक जगह वो लोग किसी पहाड़ी के दामन में आ गए। उनके साथ मौजूद ड्राइवर ने उन्हें वहीं रोकने को कहा और खुद आगे चल दिया। कहाँ गया है? गीता को वाकई कुछ खौफ महसूस हो रहा था अपने साथियों को खबर देने। शिराजी ने कहा, ओ माय गॉड, मुझे तो डर लग रहा है। वो बेख्तियार शिराजी से लिपट गई। अरे मैं हूं ना, डरने की कोई बात नहीं, उसने अपनी धड़कनें संभालते हुए गीता को खुद से अलग किया और दोनों वहीं पत्थर पर बैठ गए। उसका ध्यान बटाने के लिए शिराजी उसे उस इलाके से मुताल्लिक उल्टी सीधी मालूमात फराहम करने लगा। उसकी इंतहाई कोशिश थी कि ड्राइवर के आने तक कम से कम गीता उसके हवाले से कुछ न सोचे। ड्राइवर की वापसी बमुश्किल 5 मिनट के बाद हो गई। उसके साथ एक और नौजवान भी आया था
जिस ने नजदीक आने पर दोनों के मुंह पर टॉर्च की रोशनी डालकर देखा। फिर पश्तो में शिराजी से बातें करने के बाद उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। दोनों आगे आगे चल रहे थे जबकि शिराजी और गीता उनके पीछे पीछे। मैंने इन लोगों को तुम्हारी नेशनैलिटी ब्रिटिश बताई है। शिराजी ने उसके कान में चलते चलते सरगोशी की। ओके। गीता ने दिल ही दिल में उसे दाद दी। इस सफर का इख्तिताम एक गांव के बाहर बनी हवेली पर हुआ, जहां एक मुसल्लह पहरेदार इन दोनों को हवेली के अंदर ले गया और थोड़ी देर बाद गीता पाठक अपनी जर्नलिस्ट लाइफ का बेहतरीन स्कोप मार रही थी। उसके सामने अबू हिफ्स और अबू निमरा नामी अलकायदा के दो अहम कमांडर मौजूद थे। शिराजी ने बताया कि ये दोनों मिस्र, सऊदी अरब, यमन, मगरबी दुनिया और अमेरिका में काफी अरसे से मतलूब हैं। कमरे के वाहिद दरवाजे पर पड़े टाट के पर्दे से रोशनी बाहर छन जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। कैमरा लाइट में उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड होना शुरू हुआ। दोनों ने गीता के सवालात का पश्तो में जवाब दिया। शिराजी उसके कैमरामैन और इंटरप्रेटर दोनों के फराइज अंजाम दे रहा था। सुबह की अजान से कुछ देर पहले ही गीता का इंटरव्यू मुकम्मल हो गया। उसने अपनी जिंदगी का शानदार इंटरव्यू रिकॉर्ड कर लिया था और उसे यकीन था कि एक मर्तबा उसके ऑन एयर जाने के बाद सारी दुनिया में सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा और वो नाम होगा गीता पाठक। रिकॉर्डिंग का प्रोग्राम चेक करने के लिए उसने 3-4 मर्तबा इंटरव्यू को कैमरा वीसीआर पर चलाकर चेक भी किया और हैरत अंगेज हद तक शानदार रिजल्ट पर बहुत मुतमईन दिखाई दे रही थी। मेरे ख्याल से अब निकलें, हमें सूरज निकलने तक डीआई खान पहुंचना है। शिराजी ने उसे गुजरते वक्त का एहसास दिलाया। ओह। गीता ने घड़ी की तरफ देखा और कहवे की प्याली से लंबा घूंट भरकर रख दिया। अब दोनों रुखसत हो रहे थे। एक मर्तबा फिर वही तालिबान ड्राइविंग कर रहा था। गीता पाठक ने रिकॉर्डिंग कैसेट कैमरे से निकालकर अपने पास इस तरह महफूज कर ली थी कि मरने के बाद ही उसके जिस्म से अलग हो सके। उसने उस कैसेट से बहुत कुछ हासिल करना था, अपने बहुत से अधूरे ख्वाब पूरे करने थे और उसके जरिए उसे बिलाखिर सारे मीडिया पर छा जाना था। जीप ने उन्हें वहीं लाकर छोड़ा जहां से उन्होंने अपने सफर का आगाज किया था। गीता को अपनी कामयाबी सेलिब्रेट करने के लिए फौरन कोई भी नशा दरकार था, लेकिन मोहतात शिराजी ने उसके तेवर देखते हुए नशा फराहम करने से माजरत कर ली और उसे इस तरह मुतमईन किया कि गीता को मुतअद्दिद मर्तबा उसका शुक्रिया अदा करना पड़ा। दोनों उस महफूज ठिकाने पर गए। गीता के बज़िद होने के बावजूद शिराजी ने उसके कमरे में सोने से इनकार कर दिया। ये बड़े जालिम लोग हैं। अगर किसी को इस बात का शक भी हो गया कि मैंने रात आपके कमरे में गुजारी है तो सुबह मेरे टुकड़े टुकड़े करके चीलों को खिला देंगे। शायद आपको कुछ न कहें क्योंकि ये कमबख्त गैर मुल्कियों का बहुत एहतराम करते हैं, लेकिन मुझे ना बाबा ना, मेरी तौबा, मुझे तो फौरन मार डालेंगे। इनका हम जबान और हम कबीला जो हूँ मैं। उसने कानों को हाथ लगाते हुए इस तरह अपनी बात मुकम्मल की कि गीता पाठक की हंसी निकल गई। गीता ऐसी भी सीधी सादी नहीं थी कि उसकी हर बात पर आंखें बंद करके यकीन कर लेती। वो जानती थी कि शिराजी उसकी सोहबत से एहतराज बरत रहा है और उसकी शख्सियत का ये पहलू गीता के दिल को भा गया था। उसका वास्ता जिंदगी में आज तक ऐसे इंसान से नहीं पड़ा था जिसे अपनी वहशत दिखाने के इतने मौके मिल रहे हों और वो उनसे फायदा न उठाए। उसके दिलो दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। वो कोई भी था, लेकिन उसके किरदार ने गीता जैसी आजाद मुनश जर्नलिस्ट का दिल जीत लिया था। सुबह देर गए गीता की आंख खुली क्योंकि सूरज निकलने के बाद तक वो सिगरेट नोशी करती रही। दोपहर के बाद जब वो नींद से बेदार हुई तो दूसरे कमरे में मौजूद शिराजी उसके लिए खाने का बंदोबस्त कर रहा था। उसने न जाने कैसे यहाँ गीता के लिए कॉफी का इंतजाम कर लिया था। गीता को हर मुमकिन सहूलत शिराजी की तरफ से मुयस्सर आ रही थी। खाना दोनों ने इकट्ठे खाया और शिराजी की गाड़ी में इस्लामाबाद की तरफ चल दिए। गीता ने उसे सीधे होटल जाने के लिए कहा था। रास्ते में शिराजी उसका ध्यान बटाने के लिए उसे कार में लगे टेप रिकॉर्डर पर गाने सुनाया करता था। गीता के लिए इन भारतीय गानों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन आज उसे हर चीज बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी। अचानक ही उसने अजीबोगरीब बात शिराजी से कह दी, अगर कभी मेरे साथ शर्मा साहब भी हों तो प्लीज इस इंटरव्यू का जिक्र न करना। जैसे आपका हुक्म। शिराजी ने गर्दन घुमाकर गीता की तरफ देखा। शर्मा सरकारी मुलाजिम है, मेरा मंगेतर जरूर है, लेकिन बिजनेस इज बिजनेस। मैं नहीं चाहती कि ये इंटरव्यू स्केल में आए। मैं उसे बराह रास्त अपने चैनल को देना चाहती हूँ और कोई बात नहीं। उसने राजदारी से शिराजी को एतमाद में लेना चाहा। जैसे आपकी मर्जी मैडम। जाहिर है आप इस बात को ज्यादा बेहतर समझती हैं और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मैं तो इस नाम के किसी साहब को जानता ही नहीं, बल्कि आप यूं समझिए कि मैंने आपके साथ कोई सफर किया ही नहीं। उसने गीता को मुतमईन किया। नहीं, ये बड़े होशियार लोग होते हैं। बस तुम ये समझ लो कि मैं तुम्हारे साथ गई जरूर हूँ, लेकिन वहाँ अलकायदा के लोग मिल नहीं सके। मीरान शाह में अमरीकी ऑपरेशन की खबर सुनकर वो फरार हो चुके थे और बस। गीता ने उसे तलकीन की, ऐसा ही होगा मैडम। बाय द वे, ये शर्मा साहब हैं कौन? उसने अजीब से लहजे में दरियाफ्त किया।
देखो शिराजी, तुम मेरे बेहतरीन दोस्त बन गए हो। मैं जिंदगी में कभी किसी मर्द से इतना मुतासिर नहीं हुई, इसलिए तुमसे झूठ बोलने को जी नहीं चाहता। शर्मा है तो डिप्लोमेट, लेकिन इन लोगों को तुम जानते ही हो, ये कुछ भी हो सकते हैं। और मेरा तजुर्बा है कि हाई कमीशन भारतीय हो या पाकिस्तानी, दोनों के लोगों का खुफिया एजेंसियों से जरूर कोई ना कोई ताल्लुक होता है। वैसे वो मेरा होने वाला शौहर भी है। उसने ये बात कहकर अपनी दानिश्त में शिराजी के एहसानात का किसी हद तक कर्ज उतारने की कोशिश की थी। छोड़िए मिस गीता, हमें इससे क्या लेना देना। मैं जानता हूँ इन लोगों को, इसलिए मैं इन डिप्लोमेट्स से दूर ही रहता हूँ, उसने गीता से लापरवाही से कहा। रात ढल रही थी जब वो इस्लामाबाद होटल में पहुंचे। शिराजी उसे ड्रॉप करके चला गया था। उसे उम्मीद थी कि ये बेल जरूर चढ़ेगी। लीजा मार्टिन के लिए जिंदगी जहन्नम बनकर रह गई थी। उसे अब दिन और रात के किसी भी हिस्से में वो लोग आंखों पर पट्टी बांधकर सैर के लिए बाहर निकालते और सैर करवाते रहे। अब तो उसे अंधे इंसानों की तरह इस बात का अच्छी तरह तजुर्बा हो गया था कि कितने कदम चलने के बाद उसे वापसी के लिए घूमना है और कहां से सीधे होकर दूसरी समत का रुख करना है। पहले तो साइका उसका बाजू पकड़कर उसे चलाया करती थी, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं रही थी। साइका उसे लॉन में लाकर छोड़ देती और खुद निगरानी पर बैठ जाती। इस दौरान कई मर्तबा लीजा का दिल चाहा कि वो किसी बहाने आंखों पर चढ़ा ब्लाइंड फोल्ड उतार कर ये तो देखे कि आखिर ये जगह कौन सी है, लेकिन अपनी इस ख्वाहिश पर वो कभी अमल न कर सकी। उसे यही खौफ दामनगी रहा कि जैसे ही उसका हाथ मुंह की तरफ गया, नजदीक मौजूद किसी निगरान की बंदूक से गोली निकलेगी और उसे चाट जाएगी। इसी दौरान उसके खाने पीने का मुकम्मल ख्याल रखा गया। उसने बाजार से अपने लिए अद्वियात मंगवाई जो उसे फराहम कर दी गई, लेकिन साइका ने इन तमाम अद्वियात को अपने कंट्रोल में रखा था। सिर्फ तलब करने पर लीजा मार्टिन को मुतल्लिका अद्वियात फराहम की जाती थी। लीजा मार्टिन अब्बास और साइका की शक्ल देखते ही उन पर सवालात की बौछार कर देती थी। उसने मुतादिद मर्तबा उनकी मिन्नत समाजत की कि इसका राब्ता अमेरिका में किसी से भी करवा दिया जाए। उसने यकीन दिलाया कि वो ऐसा कोई क्लू नहीं देगी जिससे उसकी हालत या इस जगह का इल्म हो सके, लेकिन न उसे कभी किसी सवाल का जवाब मिला, ना ही उसकी इस नौयत की कोई फरमाइश पूरी की गई। अलबत्ता अब्बास की तरफ से उसे सिर्फ ये कहा जाता था कि उनका राब्ता अमेरिकन हुकूमत से कायम है और जैसे ही वो अगवाकारों की डिमांड पूरी करेंगे उसे रिहा कर दिया जाएगा। लीजा मार्टिन ने ये बात बतौर खास महसूस की थी कि गुज़श्ता 4-5 रोज से अब्बास का रवैया उसके तईं खासा नरम था। उसकी गुफ्तगू में भी उलझाव दिखाई पड़ता था और यूं महसूस होता था जैसे वो लोग लीजा मार्टिन के मुताल्लिक कोई अहम फैसला नहीं कर पा रहे। अलबत्ता साइका का रवैया रोज बरोज सख्त होता जा रहा था। यूं लगता था जैसे उसे जबरदस्ती लीजा मार्टिन पर जुल्म करने या उसे कत्ल करने से रोका जा रहा हो। लीजा मार्टिन को कभी कभी टीवी देखने की इजाजत मिलती थी जिस पर उसे सिर्फ फिल्में दिखाई जाती थी। पढ़ने के लिए उसे मर्जी का अखबार नहीं दिया जा रहा था। उसे इस बात का अभी तक अंदाजा नहीं था कि यहाँ कितने रोज से कैद है और न ही इस बात का इल्म कि इस कैद से कभी जिंदगी में रिहाई भी मिल पाएगी या नहीं। इन लोगों के हिफाजती इंतजामात से तो यूं दिखाई देता था जैसे इन तक कभी पुलिस नहीं पहुंच पाएगी। उन्होंने अभी तक सिवाय एक खत लिखवाने के लीजा मार्टिन से और कुछ नहीं लिखवाया था। अलबत्ता उसकी तस्वीर कैमरे से जरूर उतारी गई थी और उसका अपनी वालिदा और अखबार के एडिटर के नाम पैगाम भी रिकॉर्ड किया गया था। आज जब साइका उसे बाहर सैर करवाने के लिए मामूल के मुताबिक लेने आई तो वो बहुत गुस्से में दिखाई दे रही थी। मरने के लिए तैयार हो जाओ, उसने कमरे में दाखिल होते हुए लीजा मार्टिन से कहा तो लीजा को यूं लगा जैसे किसी ने उसके आसाब पर बम फेंक दिया हो। क्या मतलब तुम्हारा? उसने खौफ से कपकपाते लहजे में दरियाफ्त किया। तुम्हारी हुकूमत ने हमारे मुतालिबात मानने से इनकार कर दिया है। उन्हें तुम्हारी जान की कतई परवाह नहीं। वो चाहते हैं कि तुम मर जाओ और अगर वो यही चाहते हैं तो हमें क्या एतराज हो सकता है, साइका ने सफाक लहजे में कहा और लीजा मार्टिन को अपने सारे बदन में खौफ और सनसनाहट फैलने का एहसास होने लगा। उसे यूं महसूस हुआ जैसे अभी किसी भी लम्हे उसके बदन से जान निकल जाएगी और वो एक ढांचे की तरह धड़ाम से जमीन बोस हो जाएगी। घबराओ नहीं, हम तुम्हारी लाश उन तक पहुंचा देंगे, साइका ने उसके खौफ से लुत्फानंदोज होते हुए कहा, लेकिन टुकड़ों में। आखिरी फिक्रा कहते हुए वो मुस्कुराई तो लीजा मार्टिन को यूं लगा जैसे उसके सामने कोई औरत नहीं बल्कि वैम्पायर खड़ी हो। उसे अमेरिका में खून पीने वाली औरतों की दिखाई हुई फिल्में याद आने लगी थी। लीजा मार्टिन को अचानक चक्कर आया, लेकिन इससे पहले कि वो गिरे साइका ने उसका बाजू सख्ती से पकड़ लिया। तुम शायद वक्त से पहले मरना नहीं पसंद करोगी, खबरदार अगर ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की, चलो जिंदगी की आखिरी वॉक कर लो। उसने लीजा मार्टिन की आंखों पर हस्बे मामूल ब्लाइंड फोल्ड लगाया और उसका बाजू पकड़कर बाहर ले आई। बाहर लॉन में उसने लीजा को छोड़ दिया और खौफजदा लीजा मार्टिन ने डगमगाते कदमों से जिंदगी की आखिरी वॉक शुरू कर दी। साइका उससे कुछ फासले पर खड़ी उसकी हरकत व सकनात का जायजा ले रही थी। अब्बास कमरे में अपने काम में मसरूफ था।
آج سائقہ نے لیزا مارٹن کو جان بوجھ کر لان کے کنارے پر چھوڑا تھا تاکہ وہ اندازے کی غلطی کا شکار ہو کر دوسرے کونے میں اس دیوار سے ٹکرائے جس کے ساتھ بجلی کی وائرنگ اس نے آج صبح ہی بگاڑ دی تھی، اور کچھ تار اس طرح ننگے کر دیے تھے کہ کسی کو اس بات کا اندازہ ہی نہ ہو سکے۔ اس نے اپنی دانست میں ایسا منصوبہ بنایا تھا کہ لیزا مارٹن جلد ہی ان تاروں سے ٹکراتی اور اس کا کام تمام ہو جاتا۔ اس صفائی سے ہونے والے قتل کو سوائے حادثاتی یا اتفاقی کے اور کچھ نہ کہا جاتا۔ اب وہ بے چینی سے ان لمحات کی منتظر تھی جب لیزا مارٹن اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ اس کی خواہش تھی کہ عباس یہاں نہ آئے، کیونکہ عباس اور کمانڈر رشید نے آج صبح ہونے سے پہلے لیزا مارٹن کو یہاں سے 15-20 کلومیٹر دور لے جا کر سڑک کنارے چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور بڑی رازداری سے وہ اس کا اہتمام بھی کر رہے تھے، جبکہ سائقہ لیزا مارٹن کو یہاں سے زندہ جانے کا موقع دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ عباس غیر ارادی طور پر کمرے سے نکل کر ان کی طرف جا رہا تھا جب اچانک اسے لیزا مارٹن کی چیخ سنائی دی اور وہ بھاگ کر لیزا کے نزدیک پہنچا۔ سائقہ اس سے پہلے وہاں پہنچ کر لیزا کو سہارا دے کر کھڑا کر رہی تھی۔ لیزا کی خوش قسمتی یا پھر سائقہ کی بدقسمتی کہ لیزا اس کے بچھائے جال کے بالکل نزدیک پہنچ کر وہاں شیشے کی ایک ٹوٹی ہوئی بوتل پر اچانک پاؤں پڑنے سے گر پڑی۔ وہ ننگے پاؤں سیر کر رہی تھی اور ٹوٹا ہوا شیشہ اس کے پاؤں میں لگنے سے پاؤں سے خون جاری تھا۔ عباس کے اشارے پر سائقہ نے اسے کندھے پر ڈالا اور تیزی سے اس کے کمرے میں لے آئی۔ عباس اس کے ساتھ ہی اندر آیا تھا۔ سائقہ نے چیختی چلاتی لیزا مارٹن کو غصے کی حالت میں پلنگ پر پھینکا تو عباس نے خوشمگی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے لیزا مارٹن کی آنکھوں سے ربڑ بینڈ اتار دیا تھا۔ لیزا خوف کے مارے منہ سے آواز بھی ڈھنگ سے نہیں نکال پا رہی تھی۔ عباس نے اس کے پاؤں کا زخم وہاں موجود ڈیٹول سے دھویا اور اس پر پٹی باندھ دی۔ اس دوران اس نے درجنوں مرتبہ اس حادثے پر لیزا مارٹن سے معافی مانگی۔ اس کے برعکس سائقہ چپ چاپ ایک طرف کھڑی رہی۔ وہ لیزا مارٹن سے زیادہ عباس کی دلجوئی کر رہی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے لیزا مارٹن کے ساتھ پیش آنے والے اس حادثے کا ذمہ دار عباس اسی کو سمجھ رہا ہے۔ وہ دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی کہ اس نے وہاں موجود شیشے کی اس ٹوٹی ہوئی بوتل کو کیوں نظر انداز کر دیا۔ لیزا مارٹن کا زندہ رہنا اس کے لیے کوئی نیک شگن نہیں تھا۔ لیزا مارٹن کی مرہم پٹی سے فارغ ہو کر عباس نے اسے درد ختم کرنے والی گولی دے کر سونے کی ہدایت کی اور دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔ تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے تھا، اس نے باہر آتے ہی نبیلہ سے کہا۔ یہ میری غفلت نہیں ہے عباس، نبیلہ نے شاکی لہجے میں اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ میں نے کب کہا کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، لیکن اچھا نہیں ہوا۔ نبیلہ میں تم سے کوئی پردہ نہیں رکھنا چاہتا، ہم نے لیزا کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس نے بالآخر نبیلہ کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبیلہ نے بالکل اسی انداز سے یہ بات کہی جیسے آج پہلی مرتبہ اسے اس بات کا علم ہوا ہو۔ ہاں نبیلہ، ہم نے اس بات پر بہت غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ لشکر پر پہلے ہی پابندی لگ چکی ہے۔ لیزا مارٹن کے اغوا کے فوراً بعد ہونے والے دونوں اہم واقعات بھی پاکستان کے خلاف سازش دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف کرے، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے ہم بھی کسی سازش کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس نے نبیلہ کی طرف دیکھا جس نے بڑی ہوشیاری سے اپنے جذبات پر قابو رکھا تھا۔ عباس نے آج کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا۔ آپ نے اپنے مظلوم ساتھیوں کی رہائی کے لیے کوشش کی تھی، لیکن اللہ کو شاید ابھی ہمارا اور امتحان مقصود ہے۔ خدا را آپ ایسے مت سوچئے کہ کسی سازش کا شکار ہوئے ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا خاوند کسی بھی بدگمانی کا شکار ہو یا اس کا ذہن نبیلہ کی طرف جائے، کیونکہ لیزا مارٹن کے متعلق اسے نبیلہ نے ہی اطلاعات دی تھی جو اسے لندن سے جانتی تھی، اور بتایا تھا کہ وہ یہودی اور CIA کی ایجنٹ ہے۔ ہم نے آج صبح تک اسے چھوڑنے کا پروگرام بنایا تھا، لیکن ابھی اس کی حالت ٹھیک نہیں لگتی، اس نے نبیلہ سے کہا، اور نبیلہ چونکی۔ ہاں بس ابھی 2-3 دن ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، پاؤں کا زخم ٹھیک ہو جائے، ورنہ ساری دنیا کا پریس مجاہدین کے ظلم و ستم کی ایسی کہانیاں سنائے گا کہ خدا کی پناہ۔ آپ مطمئن رہیں، میں اسے بتا دوں گی کہ اسے 2 روز میں رہا کر دیا جائے گا۔ اس طرح خوشی سے وہ جلدی روح بصحت ہو جائے گی۔ نبیلہ نے کہا، نہیں نبیلہ، تمہارا رویہ چونکہ اس کے تئیں سخت ہو رہا ہے، تمہارے منہ سے یہ بات نکلنا ٹھیک نہیں۔ میں خود اسے یہ اطلاع دوں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کا دل ہماری طرف سے صاف ہو جائے، کیونکہ مجاہدین کے خلاف اپنوں اور غیروں میں نفرت پہلے ہی بڑھ چکی ہے۔ عباس نے کہا، اور نبیلہ مطمئن ہو گئی۔ ابھی لیزا مارٹن 2 دن یہاں رہے گی، یہ اس کے لیے بڑی خوشخبری تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لیزا مارٹن کے کمرے میں موجود تھا، جسے خوف کے مارے نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ کیا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ اس نے قدرے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، نارمل۔ لیزا خوفزدہ دکھائی دے رہی تھی۔ آپ خوفزدہ نہ ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو اب تک جن حالات سے گزرنا پڑا، لیکن پلیز ٹھنڈے دل سے سوچئے کہ اگر آپ سے وہ سلوک ہوتا جو ہم سے کیا جاتا ہے تو آپ پر کیا گزرتی۔ اس نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور 15-20 منٹ تک لیزا مارٹن کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا رہا کہ ان کی کسی سے بھی کوئی دشمنی نہیں، نہ ہی وہ اسے دانستہ کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، نہ ہی ان کا مذہب کسی کو اس طرح اغوا کر کے مار دینے کا سبق دیتا ہے۔ انہوں نے یہ سب کچھ صرف امریکہ کو یہ سمجھانے کے لیے کیا ہے کہ جو سلوک وہ ہمارے ساتھ کر رہا ہے وہ اس کے شہریوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔
لیزا مارٹن آہستہ آہستہ نارمل ہو رہی تھی۔ پہلی مرتبہ اس نے اس طرح کھل کر لیزا سے بات کی تھی۔ اس کو ایک امید سی بند گئی تھی کہ شاید قسمت اس پر مہربان ہے۔ عباس نے اپنی گفتگو کے آخر میں اس سے معافی مانگتے ہوئے اسے بتایا تھا کہ 2 روز میں اسے رہا کر دیا جائے گا۔ لیزا نے اسے یہ بھی نہیں کہا کہ وہ زخمی حالت ہی میں اسے رہا کر دے، نہ ہی سائقہ کی دھمکی کا ذکر کیا، البتہ اس کا شکریہ ادا کیا، اور عباس نے اسے بتایا کہ اسے اخبارات بھی صبح مل جائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔